चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी, जो पूरे मामले की पूरी तफ्तीश से जानकारी देंगे। तो पहला सवाल जो उठ रहा है, जिसके जरिए सोनम का काला चिट्ठा खुल गया है कि कैसे सोनम ने इस साजिश को बुना और क्यों उसने शादी के बाद ही राजा को मौत के घाट उतारा। तो पहला सवाल हम दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहला सवाल यह है कि शादी से पहले राज कुशवाहा के साथ भाग सकती थी या घर वालों को बता सकती थी, लेकिन उसने हत्या का विकल्प क्यों चुना। तो पंकज जी से इस सवाल का जवाब लेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शादी से पहले सोनम जो है रिश्ते को मना कर सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन शादी के बाद, राजा की हत्या के बाद ही पूरा ये षड्यंत्र क्यों रचा गया? इसका जवाब मेघालय पुलिस के एसपी ने दिया है। सोनम मांगलिक थी और एक गैर मांगलिक लड़के के साथ उसकी शादी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो सकती है, और अगर गैर मांगलिक लड़के से शादी होगी तो उसके पति की मौत हो जाएगी, ये मान्यता है। तो सोनम ने सोचा कि पहले मैं किसी मांगलिक लड़के से शादी कर लूं और उसके बाद मेरा वो ग्रह भी कट जाएगा और उसके बाद मैं गैर मांगलिक राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिता सकूंगी और इसकी आयु भी बढ़ जाएगी। दूसरा, सोनम ने यह सोचा कि पहले मैं अगर राजा रघुवंशी से शादी करती हूं और उसको मार देती हूं तो मैं हो जाऊंगी विधवा, और विधवा से इस समाज में जल्दी कोई शादी करता नहीं, अच्छा उसका रिश्ता नहीं मिलता। तो फिर क्या होगा कि घर वाले मजबूरी में 5 साल छोटे या किसी दूसरे जाति के राज कुशवाहा से मेरी शादी करने के, उस वक्त इतना ज्यादा अपोजिशन नहीं होगा, और इसलिए इसने शादी का प्लान बनाया। आपने बिल्कुल सही कहा, ये चाहती तो राज कुशवाहा के साथ भाग जाती, लेकिन इसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने प्रेमी के साथ भाग तो जाऊंगी, लेकिन कहीं मेरे प्रेमी की मौत हो गई तो शादी के बाद, तो उसकी आयु बढ़ाने के लिए इसने राजा रघुवंशी के साथ शादी की और हत्या कर दी। ये बताया है इन क्रिमिनलों ने पूछताछ में मेघालय पुलिस को, और मेघालय पुलिस के एसपी ने यह जानकारी दी है कि इसलिए ऐसा किया इसने। बिल्कुल, इसके साथ दूसरा सवाल भी उठ रहा है पंकज जी। दूसरा सवाल यह है कि हत्या तो की गई 23 मई को, पकड़ी गई 8 जून को। इस बीच सोनम कहां रही, क्या किया, कहां घूमी, इतना पैसा कहां से आया, इसको लेकर पुलिस ने क्या खुलासा किया है? तो पूरी कहानी यह है कि 23 तारीख को करीब 2 बजे के आसपास राजा रघुवंशी की हत्या हुई, और राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद ये सब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और 2 मोपेड पे सवार होकर ये 20 किलोमीटर यात्रा करते हैं। जहां पे ये घटना हुई थी वहां पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगा था, क्योंकि पहाड़ था, झरना था, जंगल था। तो मेघालय पुलिस ने आसपास सीसीटीवी कैमरे जब खंगालने शुरू किए तो 10 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरे में सोनम नजर आई, और सोनम एक स्कूटी के पीछे बैठी हुई है और साथ में एक और स्कूटी चल रही, मतलब वो तीनों लड़के इसके साथ दिख रहे हैं, लेकिन राजा रघुवंशी नहीं दिख रहा। और वहीं से पुलिस को शक हुआ, और पुलिस ने क्या किया कि सोनम के कॉल डिटेल्स निकाले और राजा के कॉल डिटेल्स निकाले। तो जिस दिन राजा की मौत हुई थी उस वक्त सोनम कुछ और नंबरों के संपर्क में थी, उसमें से कुछ नंबर तो इंदौर के आ रहे थे, लेकिन एक ऐसा नंबर था जिसका लोकेशन अभी भी मेघालय बता रहा था। तो पहले पुलिस ने सोचा कि जो टूरिस्ट आते हैं हो सकता है कि होटल वाले का नंबर, कैब वाले का नंबर वगैरह रख लेते हैं लोकल, कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो पुलिस ने पता लगाया कि ये नंबर है किसका, तो किसी होटल वाले का नहीं था, किसी कैब वाले का नहीं था, मतलब किसी इस तरह के आदमी का नहीं था जिसका टूरिस्ट से कोई काम पड़ सके। और वो नंबर भी जो मेघालय में दिखा रहा था लोकेशन, वो सिम था इंदौर का ही, वहां भी इंदौर से ही कनेक्शन हुआ। जब पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंची तो पता चला कि एक हत्यारा था जिसके पास ये सिम था, और वहां से दबोच लिया। लेकिन हुआ ये क्या था, उस हत्यारे ने मेघालय पुलिस को यह बताया कि मर्डर करने के बाद 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर गए थे, और हमें सोनम ने मर्डर से पहले 15,000 रुपए दिए थे, और मर्डर करने के बाद जब हम लोग एक लोकेशन पे आए तो वहां पे 15,000 और दिया, और सोनम ने कहा कि मैं तुम्हें दोबारा पैसे दे दूंगी, संपर्क करना। और उसके बाद जिस सिम से इनसे बात कर रही थी वो सिम को निकाल के सोनम ने फेंक दिया।
Decathlon Sports Recovery starting from ₹199. Visit the store or install the app. और फिर उसके बाद से इन हत्यारों से कांटेक्ट में नहीं। फिर वहां से वो बाय रोड गई है सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से ट्रेन पकड़ी है। 23 तारीख की यह घटना 25 तारीख को इंदौर पहुंच गई है और 25 तारीख से ये 7 तारीख के रात तक 7 तारीख तक ये रही है इंदौर में और राज कुशवाहा हर दिन इससे मिलता रहा है। लेकिन राज कुशवाहा को या सोनम को यह पता नहीं था कि यह मैटर इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सोशल मीडिया में आने लगा, वायरल होने लगा। देखिए जिस दिन मर्डर हुआ था 1-2 दिन तक तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि घर वाले भी सोच रहे थे कि पता नहीं कहां है, कहां गायब हो गए दोनों। खबर लेकिन जब लाश जब राजा रघुवंशी की लाश मिल गई उसके बाद से अचानक ये मामला वायरल होने लगा। तमाम मीडिया, सोशल मीडिया और वगैरह ये इनका चेहरा फ्लैश करने लगे सोनम का। अब राजा को डर लगने लगा कि अगर इंदौर में सोनम को किसी ने पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो कुछ दिन तक कमरे में रखा, सिर्फ जाता था, खोलता था, इसको खाना पीना जो भी जरूरत की चीजें हैं वो देता था। लेकिन बाद में ये कहा कि देखो अब ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया है, एसपी, डीजीपी 2 राज्यों की बात हो गई है, मीडिया में आ गया है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। और उसने फिर क्या किया कि 6 तारीख के शाम को एक टैक्सी बुक किया अपने किसी पहचान वाले से ही और कहा कि इसको बनारस छोड़ना है, पैसे मैं दे दूंगा। और फिर सोनम इसी ब्लैक टी शर्ट में जिसमें वो बरामद हुई थी, वो ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर पहन के और मुंह पे नकाब रख के उस टैक्सी में बैठती है ताकि कोई देख न ले। और फिर वहां से रात को देर रात वो जाती है और बनारस पहुंचती है। वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे शाम को बनारस पहुंचती है और ये हाईवे पर टैक्सी उसको ड्रॉप करता है और हाईवे से वो रिक्शा पकड़ के जाती है बस स्टैंड, बनारस बस स्टैंड। और 8 बजे के आसपास कोई अब क्या किस वक्त की गाड़ी उसने पकड़ी, एक बस पकड़ा गाजीपुर जाने वाली और वो गाजीपुर वाले बस से गाजीपुर गई नहीं, बीच में ही उतर गई, वो हाईवे में ही और उसी काशी ढाबे के पास उतरी थी, हाईवे पे जो ढाबा था बनारस गाजीपुर रोड में। और फिर उसने रात के करीब 1:30 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास वो बदहवास हालत में दौड़ती है, उस ढाबे वाले के पास जाती है, ढाबे वाले से फोन लेके भाई को फोन करती है। बाकी की कहानी पता है आपको। तो ये हुआ था, वो बनारस, वो इंदौर में ही थी 25 तारीख से लेकर 6 तारीख तक शाम तक वो इंदौर में ही रही और एक कमरे में रही जो किराए का कमरा था राज कुशवाहा का। बिल्कुल। इसके साथ एक सवाल और उठ रहा है पंकज जी, सवाल की गुत्थी हालांकि पुलिस ने सुलझा दी है। सवाल यह है कि राज कुशवाहा जो है हत्यारों के साथ मेघालय क्यों नहीं गया? क्यों? क्या वो पूरी प्लानिंग यहीं से बैठकर सेट कर रहा था? उसे ये डर था कि वो मेघालय जाता तो पूरे मामले का जल्द खुलासा हो जाता, वो पकड़ा जाता? बिल्कुल। क्या था कि शुरुआती प्लानिंग ये थी, ये चारों ने प्लानिंग की थी, राज, आकाश, विशाल और एक और जो कुर्मी है जो सागर से पकड़ाया है वो लड़का। चारों ने प्लान की थी कि हम सब चलेंगे और टिकट करवा दिया था, एडवांस मिल गया था इन्हें। और जब जाना था तो अचानक राज कुशवाहा ने अपना प्लान चेंज कर दिया, बोला कि देखो तुम लोग चले जाओ, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर मैं चला जाऊं और उसके बाद अगर गायब हो जाएंगे ये सब तो फिर शक मेरे पे जाएगा। तो मैं यहां नजर रखता हूं दोनों के परिवार पे कि दोनों में क्या एक्टिविटी हो रही है और मैं पर्पल की जानकारी दूंगा और तब तक तुम दोनों अपना काम कर लेना, मतलब तुम तीनों अपना काम करना। वो रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, इंदौर रेलवे स्टेशन पे इन लोग को ट्रेन बैठाई और फिर मना भी किया। रेलवे स्टेशन पे अचानक राज को कुछ हुआ, उसने कहा कि एक काम करो, कैंसिल करो ये प्रोग्राम, नहीं करेंगे। तो उसके दोस्तों ने कहा कि देखो पैसे मिल गए हैं, ट्रेन का टिकट है, तो चलो कुछ करेंगे नहीं लेकिन घूम फिर के आते हैं। और राज गया नहीं, वो तीनों चले गए घूम फिर के और आने गए थे। लेकिन वहां फिर ये सोनम के कांटेक्ट में आए तो सोनम ने इन्हें और कन्विंस किया कि बिल्कुल प्लान चेंज नहीं करना, मारना तो पड़ेगा ही, पैसे चाहे थोड़ा ज्यादा ले लो। और फिर ये जब कारू कामाख्या मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उस वक्त ये हत्यारे भी वहीं पे थे। अच्छा। और उन्होंने वहीं पे एक ऑनलाइन डाव मंगाया था, वो जो कटार होता है जो लकड़ी काटने काम आता है, जिससे हत्या की गई, ऑनलाइन वही रिसीव किया विशाल ने। और फिर सोनम ने ही उन्हें बार बार वो अपना लाइव लोकेशन भेज रही थी। सोनम ने मैसेज कर बताया कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, शहर है, यहाँ मारोगे तो इशू बन जाएगा, तो मेघालय में ले जाती हूँ, मेघालय तुम मेरे पीछे आओ। तो आगे आगे वो मेघालय गए और पीछे पीछे वो हत्यारे आए। बिल्कुल। सोनम ने लोकेशन सारी तय की थी कि कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, किस पहाड़ी पे चढ़ना है। बिल्कुल।
और वो अपना रेगुलर अपना लाइव लोकेशन बार बार भेज रही थी हत्यारों को। और इधर राज कुशवाहा क्या कर रहा था कि जिस दिन से वो गायब होने की खबर आई, फोन स्विच ऑफ, और आखिरी बार अपने सास से बात की, तो वो रेगुलर सोनम के परिवार और राजा रघुवंशी के परिवार में आता जाता रहता था, और वो देखता था कि ये किससे बात कर रहा है, पुलिस का क्या एक्टिविटी है, सब, और ये बताता रहता था। अच्छा। और तब तक तो वो सब फिर ट्रेन पकड़ के वापस आ ही गए थे एक दो दिन में। बिल्कुल पंकज जी, इसके साथ एक सवाल ये भी है कि वो टैक्सी वाला कौन था जिसने सोनम को वाराणसी तक छोड़ा? क्या ये इसका कोई नोन था या फिर राज कुशवाहा की तरफ से इसको बुक कर कर बुलाया गया था कि वाराणसी तक सोनम को छोड़ना है, ड्रॉप करना है? ये पजल अभी भी टैक्सी वाला वो पकड़ा नहीं गया है। हाँ। बताया ये है, सोनम ने बताया पुलिस को कि वो राज ने टैक्सी बुक की थी, उसका कोई पहचान वाला था। हाँ। और टैक्सी वाले को ये कहा था कि देख भाई, आधी रात को आना है, कोई देखे नहीं, और एक लड़की जाएगी। उसने पूछा भी टैक्सी वाले ने कि ऐसा अचानक इस तरह का गुप्त काम क्यों कर रहे हो, मैं फंस जाऊंगा। तब उसने बताया कि ये सोनम है जो कि भाग के आई है, लेकिन मैं पूरी मैटर बताऊंगा, अभी तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसे किस तरह सुरक्षित छोड़ आओ वाराणसी तक। हाँ। और उसके जितने पैसे होंगे मैं दूंगा। और चूंकि वो टैक्सी वाला दोस्त था राज कुशवाहा का, तो उसने तो एक तरह से सहभागिता उसकी भी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि टैक्सी वाले को पता ही नहीं था, उसको ने तो सिर्फ बुक किया कि एक लड़की है, उसको छोड़ना है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हाईलाइट हो गया था और ये हत्या वगैरह की बात आ रही थी, तो इंदौर में रहने वाला और राज कुशवाहा को जानने वाला किसी भी टैक्सी वाले को ये शक जरूर हुआ कि आधी रात को कौन लड़की मेरे टैक्सी में आ रही है जिसका मुंह ढका हुआ है, उसे मैं क्यों छोड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उस टैक्सी वाले को कुछ ना कुछ जानकारी होगी। अब उस टैक्सी वाले की तलाश है कि कौन था जिसने इंदौर से वाराणसी तक छोड़ा था, और बीच में उसने सोनम से बात की होगी। काफी लंबा रास्ता है, ऐसा तो थोड़ी है कि बिल्कुल साइलेंट होंगे दोनों। और फिर हाईवे पे छोड़ के जाना, वो चाहता तो बस स्टैंड भी छोड़ सकता था, लेकिन छोड़कर जाना, फिर वहां से बस स्टैंड तक ये गई। आखिर माजरा क्या है वो रहस्य अभी तक सुलझना बाकी है। बिल्कुल, टैक्सी वाला कौन था ये जल्द खैर पुलिस उस तक भी पहुंच जाएगी। अगला सवाल ये है कि सोनम के भाई गोविंद को क्या सचमुच में राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर के बारे में जानकारी नहीं थी? फिर वो बार बार बांग्लादेश और मेघालय पुलिस को क्यों बरगला रहा था? ये बार बार बांग्लादेश का कनेक्शन क्यों निकाल रहा था? क्यों पुलिस को बरगला रहा था? क्या राज कुशवाहा के बारे में वाकई में उसके भाई को कोई जानकारी नहीं थी? इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है? देखिए शबनम, अभी केस ऑनगोइंग है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि सारा चीज खुलासा हो ही गया। हाँ। लेकिन चंद सवाल हैं जो कि मेघालय पुलिस इसका जवाब जानना चाहती है। बिल्कुल। पहला कि डे 1 से जो गोविंद है वो बार बार मेघालय पुलिस पर इल्जाम लगा रहा है कि आप लोग सीरियसली ढूंढ नहीं रहे। हाँ। फिर कुछ दिनों बाद गोविंद ने ही मेघालय पुलिस को कहा कि आप हत्या के दृष्टिकोण से क्यों ये तलाश कर रहे हैं, आप बार बार लाश या उसके जहां पे इसकी लाश बरामद उसके आसपास साइड से मेरी बहन का अपहरण हुआ है। और वो बात सबसे पहले अपहरण वाली बात गोविंद ने ही कही। और अपहरण हुआ है और फिर उसने कहा कि बांग्लादेश ले जा सकते हैं, और फिर बांग्लादेश का पूरा उसने कहानी बनाई और मीडिया में भी उसने कहा। इसीलिए तो शक और दूसरा यह है कि इसलिए कि देखिए, जब भी कोई लड़की के साथ ये होता है तो वो या तो अपनी माँ को करेगी फोन या पिता को करेगी, लेकिन सोनम ने ढाबे से फोन किया सबसे पहले गोविंद को, जो कि उस वक्त मेघालय में था। ऐसा क्यों? क्या राज कुशवाहा और सोनम के अफेयर के बारे में गोविंद को पता था? क्या गोविंद को यह पता था कि यह मर्डर इसका नहीं हुआ है, इसका अपहरण हो सकता है, अपहरण वाली ही कहानी बतानी है? क्योंकि अपहरण वाली कहानी सोनम ने गाजीपुर पुलिस को ही बताई कि मुझे अपहरण करके गाड़ी में ले आए, मुझे बेहोश कर दिया और लाके गाजीपुर छोड़ दिया, और सेम वही अपहरण वाली कहानी बता रहा था। तो एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पहले प्लान बांग्लादेश भागने का ही होगा। लेकिन चूंकि रिलेशंस बांग्लादेश के साथ भारत के खराब हो गए हैं, ये साल भर पहले गई थी मेघालय, उस वक्त रिलेशन अच्छे थे, तो वो बॉर्डर पोरस होगा और इससे सोचा होगा कि राज कुशवाहा के साथ बांग्लादेश भाग जाऊंगे, वहां तो कोई पकड़ेगा नहीं, फिर कभी मेरे बारे में पता नहीं चल जाएगा, वहीं पे आराम से जीवन जिएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई और रिलेशन खराब हो गया। और शादी के बाद यानी साल डेढ़ साल बाद जब ये गई मेघालय तो वो बॉर्डर क्लोज था। तब इन लोगों को अपना प्लान चेंज करना पड़ा। गोविंद को तो अगर अंदाजा होगा तो गोविंद को तो पहले से पता होगा कि ये बांग्लादेश जाने वाले हैं, इसलिए वो बार बार बांग्लादेश का नाम ले रहा था। लेकिन बॉर्डर क्लोज होने की वजह से बांग्लादेश नहीं गई और फिर इंदौर आ गई और इंदौर से फिर यूपी की तरफ गई।
लेकिन गोविंद कह जरूर रहा था, इसलिए शक इसमें होता है कि शायद इसको कुछ जानकारी हो। अभी हालांकि केस ऑनगोइंग है, आगे क्या कहानी खोलकर सामने आती है पता नहीं है, अभी तो पूछताछ चल ही रही है और क्या क्या खुलासे होते हैं वो आता रहेगा। लेकिन ये गोविंद वाला जो एस्पेक्ट है ना, और वो टैक्सी वाला, ये दोनों का अभी सुलझना बाकी है। बिल्कुल, तो जो जानकारी आपने दी पंकज जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा कितने सवाल हैं जिनके जाल में